हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम टू बिकम अ गुड टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया था अबाउट थॉर्नडाइक, हमें पता है कि ये जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने दी थी, तो थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से लॉज दिए, उसके advantages and disadvantages of this theory. So let's start with this theory. So this theory was put forward by Thorndike. Thorndike कौन था? Thorndike was a psychologist. ये एक psychologist था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरीज पे वर्क करता था। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस मतलब ऐसी चीज जो आपको एक्शन लेने को मजबूर कर रही हो, ठीक है। जैसे कि इस थ्योरी में बात करेंगे हम, थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु कंडक्ट मोस्ट ऑफ हिज रिसर्च इन द एनिमल और इन द एरिया ऑफ एनिमल लर्निंग। ये ज़्यादातर अपनी जो रिसर्च है वो किस में करता था? एनिमल लर्निंग में, ठीक है। ये थ्योरी प्लेजर पेन थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है और बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है लर्निंग की। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी के बारे में। इन दिस एक्सपेरिमेंट हंग्री कैट वॉज कन्फाइंड इन अ बॉक्स। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये थ्योरी कहती क्या है। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स लेते हैं जिसे हम पजल बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, एक कैट को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और उस बॉक्स को बंद करके बॉक्स के आगे एक प्लेट रख दी जाती है जिसमें फूड होता है, ठीक है। तो कैट को क्या करना होता है, कैट को एक लैच होती है उसमें जो डोर से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये एक बॉक्स है, यहाँ पर एक कैट है और यहाँ एक प्लेट पड़ी है जिसमें हमारा फूड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैच होती है जो किससे कनेक्टेड होती है, यहाँ पर एक डोर है, उस डोर से कनेक्टेड है, ठीक है। जब ये कैट इस लैच पर पैर रखेगी या फिर हाथ रखेगी तो क्या होगा, इस पे पैर रखने हाथ रखने से ये जो दरवाजा है, ये वाला दरवाजा है जो, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो जाएगा। तो क्या कर रही है कैट? कैट क्या करती है, रैंडम मूवमेंट्स करती है अंदर। उसे शुरू में तो नहीं पता होता ना कि सिर्फ, शुरू में तो उसे पता नहीं है कि सिर्फ कि इस एरिया पर पैर रखने से ही वो डोर ओपन होगा, ठीक है। तो क्या करती है कैट? कैट रैंडम मूवमेंट्स करती है किसमें, बॉक्स में। कभी जंप करेगी, कभी रनिंग करेगी। क्या क्यों कर रही है वो? ताकि वो डोर ओपन हो जाए। तो इसकी मोटिवेशन मतलब कि इसे, कैट को बाहर क्यों आना है? क्योंकि बाहर फूड पड़ा है। तो मैं आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बता रही थी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है कुछ। तो स्टिमुलस मैं आपको बताऊंगी क्या है। स्टिमुलस क्या है? ऐसी चीज जो आपको एक्शन लेने को मजबूर कर रही हो। मतलब जैसे कि कैट एक बॉक्स के अंदर बंद है, ठीक है। तो बाहर पड़ा हुआ है फूड, तो कैट को बाहर क्यों आना है? क्योंकि उसे फूड खाना है। तो ये क्या है, स्टिमुलस। जो ये फूड है उसके लिए एक स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है। और जब वो बाहर आ जाएगी रनिंग करने के बाद, कुछ टाइम मतलब इधर उधर पैर रखने के बाद, तो कहीं किसी तरह ये डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगी। और वो जो फूड है जब उसे मिल जाएगा तो वो क्या है, उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ये तो बेसिक था एक्सपेरिमेंट का जो मैंने आपको वर्डिंग्स में बता दिया। चलो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं क्या है। इन दिस एक्सपेरिमेंट हंग्री कैट वॉज कन्फाइंड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में हंग्री कैट को रखा गया। बॉक्स कौन सा था? पजल बॉक्स, पजल बॉक्स, ठीक है। एंड अ डिश ऑफ मीट मतलब कि फूड वॉज केप्ट आउटसाइड इट। बॉक्स के बाहर क्या रखा गया? फूड रखा गया। द कैट हैड टू पुल द लैच। मैंने आपको बताया था ना ये बॉक्स है तो उसमें एक लैच थी जो डोर के साथ कनेक्टेड थी, तो उस लैच को उसे दबाना था।
बाहर आने के लिए और फूड लेने के लिए, ठीक है। द कैट मेक मूवमेंट्स ऑफ जंपिंग, डैशिंग एंड रनिंग, मतलब अलग अलग उसने मूवमेंट की बॉक्स से बाहर आने के लिए, क्योंकि स्टिमुलस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर वो मजबूर थी उसे बाहर आके, वो जो कैट थी वो हंग्री कैट थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कैट थी वो हंग्री कैट थी, उसे भूख लगी हुई थी, तो वो क्या कर रही थी, इसीलिए वो बाहर आने के लिए वो इधर उधर मूवमेंट कर रही थी ताकि किसी तरह बॉक्स खुल जाए और मुझे खाने को मिल जाए, ठीक है। द कैट एट लास्ट सक्सीडेड, काफी सारी पुलिंग जंपिंग करने के बाद उसे क्या हुआ, एट लास्ट वो सक्सीड हो गई और उससे क्या हुआ, बॉक्स खुल गया एंड द डोर वॉज ओपन। नेक्स्ट क्या है, द कैट केम आउट एंड गॉट द फूड, बाहर आई और उसे फूड मिल गया। ओवर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव ट्रायल्स द कैट बिकम इंक्रीजिंगली एफिशिएंट इन गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब क्या है इसका, देखो फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम उसे बहुत सारा टाइम लगा होगा ढूंढने के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं उसने 50 टाइम नहीं 80 टाइम्स उसने मूवमेंट करी इधर उधर बॉक्स को, कभी कभी फर्स्ट साइड से उसे जंप कर रही है, कभी दूसरी साइड से जंप कर रही है ताकि बॉक्स किसी तरह खुल जाए, ठीक है। तो 80 टाइम्स उसने करने के बाद बॉक्स खुल गया। तो अगर मैं उसी कैट को दोबारा बॉक्स के अंदर डाल दूं, ठीक है, और दोबारा फूड बाहर रख दूं, तो उसे उस प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग कम टाइम लगेगा, मतलब 50 टाइम्स लग जाएगा। अगर और दोबारा करूंगी तो और कम टाइम लगेगा। तो ये क्या है, उसकी क्या हुई, लर्निंग हो गई, उसे पता लग गया कि मैं कहाँ पर जंप करूंगी ये बॉक्स खुल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर हम किसी स्टूडेंट को मैथ्स प्रॉब्लम कराते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब मैं करा कर हटती हूँ, जब वो खुद करता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं शुरू में, कि ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा, मतलब आफ्टर सो मेनी इंटरवल्स उसको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर मैं वो क्वेश्चन दोबारा उससे करवाऊं तो वो प्रीवियस टाइम से, मतलब जो पहले किया था उस टाइम से कम टाइम लेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही मैं उससे दोबारा करवाऊंगी तो और कम टाइम लेगा, और 3-4 ट्रायल्स के बाद अगर मैं दोबारा कराती हूँ तो वो क्या होगा, उसे वो फटाफट कर देगा बिना एरर के। तो ये भी क्या है, उसकी लर्निंग हो गई है, उसे पता लग गया है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। उसी तरह कैट को पता लग गया था कि ये बॉक्स कैसे खुलेगा। द नंबर ऑफ एरर वॉज रिड्यूस्ड, जैसे जैसे वो बार बार उसे अगर हम सक्सेसिव ट्रायल्स कराएंगे तो एरर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। एंड टाइम टेकन वाज लेस ऑन सब्सिक्वेंट ट्रायल्स, जो टाइम होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। पहले वो 10 सेकेंड्स ले रही थी, फिर वो 8 सेकेंड्स लेगी कैट, फिर वो 7 सेकेंड्स लेगी, फिर 6, फिर 2 सेकेंड्स, मतलब एकदम से वो एकदम से पैर उसको अंदर अगर हम डालेंगे कैट को तो एकदम वो पैर रखेगी और बाहर आ जाएगी। तो ये क्या है, टाइम उसका क्या लग रहा है, कम लग रहा है। नेक्स्ट है नाउ द कैट वॉज एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर, जो कैट है बिना एरर के वो डोर ओपन कर पाएगी। जैसे मैंने आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, उसमें भी क्या होगा, अगर मैं स्टूडेंट को 4 to 5 ट्रायल्स के बाद दोबारा कहूँ कि वो क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो बिना एरर के फटाफट सॉल्व कर देगा। इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स लर्न द वे ऑफ ओपनिंग द डोर। हम क्या कह सकते हैं कि जो कैट ने तरीका ढूंढ लिया कि डोर कैसे खोलना है, ठीक है। समझ आ गई थ्योरी, बहुत इजी थ्योरी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टेजेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ड्राइव। ड्राइव क्या है, इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट इट वाज हंगर। हंगर क्या थी, उसकी ड्राइव थी कि भूख की वजह से वो बाहर आने चाहती थी, क्योंकि कैट जो थी वो भूखी थी और उसे वो जो भूख थी उसे अंदर से उत्साहित कर रही थी कि वो बाहर आए और खाना खाए। एंड वॉज इंटेंसिफाइड बाय द साइट, और उसे बाहर खाना दिख भी रहा था। अगर वो भूखी थी तो उसे बाहर खाना दिख भी रहा था, तो वो चाहती थी कि जल्दी जल्दी मैं बाहर आऊं और मुझे खाना मिल जाए। नेक्स्ट है गोल। गोल क्या था, टू गेट द फूड। उसका एक ही गोल था कि उसे बस फूड मिल जाए किसी तरह। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्लॉक। ब्लॉक क्या है, द कैट वॉज कन्फाइंड और लॉक्ड इन अ बॉक्स। ब्लॉक क्या है, बॉक्स में वो बंद हुई थी, क्लोज डोर, डोर भी बंद था।
नेक्स्ट रैंडम मूवमेंट्स, उसने क्या तरीका अपनाया, रैंडम मूवमेंट्स, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, किस लिए, डोर ओपन होने के लिए। तो कैट ट्राइड टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज चांस सक्सेस। चांस सक्सेस, एक चांस ही तो है, जब अगर वो इधर उधर मूवमेंट ले रही है तो एक बाय चांस उसका पैर उस पर लैच पे पड़ जाता है और वो बॉक्स खुल जाता है, तो वो भी क्या है, एक चांस। तो एज द रिजल्ट ऑफ स्टार्विंग एंड रैंडम मूवमेंट्स, ठीक है, किसका रिजल्ट, स्टार्विंग, भूखी थी एक तो, और रैंडम मूवमेंट्स की वजह से बाय चांस उसका जो डोर है वो ओपन हो जाता है और वो ओपन करने में सक्सेसफुल हो जाती है। सिक्स पॉइंट है हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, द कैट रिकॉग्नाइज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ लैच। उसे पता लग गया कि यहाँ पर अगर मैं पैर रखूंगी या यहाँ पर दबाऊंगी तो ये डोर जो है वो ओपन हो गया। इट सिलेक्टेड द प्रॉपर वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द लैच आउट ऑफ इट्स रैंडम मूवमेंट्स। उसे रैंडम मूवमेंट से पता लग गया कि यहाँ पर पैर रखने से ये जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। फिक्सेशन, फिक्सेशन क्या है, द कैट लर्न द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग द डोर। कैट ने लर्न कर लिया प्रॉपर वे डोर को ओपन करने के लिए बाय एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। पुराने जो रिस्पॉन्सेस है जो उसके गलत थे उसको उससे सीख कर कि हाँ इधर नहीं, इस पॉइंट पे अगर मैं पैर रखूंगी तो ये खुल जाएगा, एंड फिक्सिंग द राइट रिस्पॉन्स द कैट लर्न द वे ऑफ ओपनिंग द डोर। इससे क्या हुआ, कैट ने लर्न कर लिया कि डोर को ओपन कैसे करना है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने कुछ लॉ दिए थे अपनी थ्योरी में। मैंने आपको शुरू में बताया था हम लॉज भी पढ़ेंगे इसके, तो लॉ दिए थे कुछ लर्निंग के, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस। सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, व्हेन मॉडिफिकेबल connection is ready to act, to do so is satisfying. When it is not ready to do so, it is unsatisfying. इसका क्या मतलब है, जब मॉडिफिकेबल कनेक्शन बन पा रहा है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन बन पा रहा है, तो सेटिस्फाइंग होता है। मतलब कि अगर कैट इधर उधर मूवमेंट कर रही है और उस मूवमेंट की वजह से उसका लैच खुल भी रहा है और उसे फूड मिल भी रहा है, तो सेटिस्फाइंग होता है। मतलब हमें पता है कि हाँ सेटिस्फाई, ये सिचुएशन सेटिस्फाइंग है कि हाँ मुझे एट द एंड फूड मिल ही जाना है। लेकिन अगर वो बार बार मूवमेंट कर रही है, इधर उधर भाग रही है, लेकिन उससे लैच खुला ही नहीं, तो वो क्या है, अनसेटिस्फाइंग। ये जो सिचुएशन होती है वो सेटिस्फाइंग नहीं होती, या फिर कैट रेडी ही नहीं है खोलने के लिए कि छोड़ो परे ये तो खुलना ही नहीं। एक एग्जांपल हम रियल लाइफ का भी ले लेते हैं इसमें। जैसे कि एक बच्चे को मैं कुछ सिखा रही हूँ, तो अगर तो वो सीखने की इच्छा रखता है, मतलब मेरी तरफ से मैं पढ़ा रही हूँ और वो सामने से जो स्टूडेंट्स है वो भी सीखना चाह रहा है, तो क्या होगी, वो सिचुएशन क्या होगी, सेटिस्फाइंग होगी टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए, कि टीचर ने समझाया और स्टूडेंट ने भी समझ लिया, तो वो तो हो गई सेटिस्फाइंग। लेकिन अगर एक टीचर समझा रही है लेकिन स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहता, या फिर एक स्टूडेंट समझना चाहता है, वो चाहता है कि एक अच्छी टीचर मुझे मिल जाए जो मुझे अच्छे से समझा सके, लेकिन टीचर ही अच्छी नहीं है, टीचर का समझ ही नहीं आ रहा, टीचर पता नहीं कौन से एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ से ले रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो वो सिचुएशन क्या होगी, अनसेटिस्फाइंग। मतलब व्हेन इट इज नॉट रेडी, रेडी नहीं है, या तो टीचर रेडी नहीं है समझाने को या स्टूडेंट लर्न करने को रेडी नहीं है, तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, अनसेटिस्फाइंग। This law is a sign of learner states to participate in learning process. Readiness means preparation for action. Readiness का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर हो जाना एक्शन के लिए। जैसे स्टूडेंट है, वो अगर स्टूडेंट की बात करें तो एक्शन के लिए प्रिपेयर है कि हाँ मुझे लर्न करना है। टीचर प्रिपेयर है, हाँ मुझे पढ़ाना है, मैं बच्चों को सिखाना है, तो वो क्या होगी, सिचुएशन सेटिस्फाइंग। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि इफ अ चाइल्ड इज रेडी टू लर्न, ही लर्न्स मोर क्विकली। अगर हम जबरदस्ती, अगर
जो चाइल्ड है वो खुद से पढ़ना चाहता है तो वो तो बहुत जल्दी सीख भी लेगा उस चीज को। अंदर से इच्छा है, अंदर से मोटिवेशन है उसके अंदर कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, तो वो तो अच्छे से सीख ही लेगा। लेकिन अगर वो नहीं सीखना चाहता तो वो क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो इफ ही इज नॉट रेडी टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, व्हेन अ मॉडिफिकेबल कनेक्शन between the stimulus and response is made and followed by satisfying state, that connection strength increases, otherwise it decreases the law। मतलब अगर तो कनेक्शन बन गया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, फॉर एग्जाम्पल कैट का ही ले लेते हैं। कैट के लिए स्टिमुलस क्या था, बाहर का खाना, क्योंकि वो भूखी थी, बंद थी एक बॉक्स में और बाहर उसके फूड भी पड़ा था, तो फूड क्या कर रहा है, उसके लिए एक स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर उसने इधर उधर पैर मारकर खोल दिया दरवाजा और उसे फूड मिल भी गया तो उसको रिस्पॉन्स मिला ना, मतलब कि अगर उसे फूड मिल रहा है तो जो आप एक्शन लेते हैं उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब कि उसे रिस्पॉन्स मिल गया, वो जो चाहती थी वो उसे मिल गया, तो वो स्टेट कौन सी होती है, सेटिस्फाइंग होती है, और वो कनेक्शन क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो वो क्या होगा, डिक्रीज। दिस लॉ एम्फसाइज द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी करती है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। गेटिंग रिवॉर्ड, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। एक बच्चा है, अगर हम उसे रिवॉर्ड्स देंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आपके लिए ये, या आप बच्चों को गुड देते हो, स्टार देते हो, तो वो क्या होगा, उनको वो मोटिवेट करेगी लर्निंग के लिए, और मोटिवेट करेगी, उनको एनकरेज करेंगे आगे सेम पाथ पे चलने के लिए। लेकिन अगर आप उसे पनिशमेंट ही देते रहोगे तो वो कभी भी लर्न नहीं कर पाएगा और उसे रिपल्शन हो जाएगी उस टीचर से कि हाँ ये तो पनिशमेंट ही देती रहती है, ये टीचर तो बहुत बेकार है। ठीक है, तो गेटिंग रिवॉर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग मोटिवेट्स एंड एनकरेज and proceed on the same path with more intensity, whereas punishment sort discourages him and create repulsion towards learning। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस लॉ में दो लॉज होते हैं, एक लॉ ऑफ यूज, एक लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, फर्स्ट है लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज क्या कहता है, when a modificable connection is made between stimulus and response, that connection strength is increased। मतलब stimulus और response के बीच में अगर connection बन जाता है तो जो connection है वो strength, उसकी जो strength है वो increase होगी, और उस connection को क्या कहेंगे, law of use। और law of disuse क्या है, जब when more difficult connection is not when connection is not made between stimulus and response during the strength of the time, that connection strength is decreased। ठीक है, जब कनेक्शन नहीं बन पाता स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में तो स्ट्रेंथ टाइम जो होता है वो उस कनेक्शन में जो स्ट्रेंथ टाइम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ एनी एक्टिविटी is repeated again and again, it is learned effectively, and lack of repetition causes forgetfulness। अगर हम किसी चीज को बार बार कर रहे हैं तो क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम रिपीटिशन नहीं करेंगे तो वो भूल जाता है बच्चा। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी स्टूडेंट को अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसकी रिवीजन नहीं कराएंगे, रिपीट टाइम पे रिवीजन नहीं कराएंगे तो वो उसे लर्न नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम उसकी रिवीजन कराते रहेंगे, मल्टीपल रिवीजन कराएंगे, तो उसे हमेशा याद रहेगी और वो भूलेगा भी नहीं। सो वी मे से दैट वी लर्न एंड रिटेन बाय यूज एंड फॉरगेट थ्रू डिसयूज। डिसयूज से क्या होता है, हम भूल जाते हैं कुछ जो हमने लर्न किया है, लेकिन अगर हम लर्निंग करते रहते हैं तो क्या होता है, वो रिटेन करता, वो हमारे अंदर दिमाग में हमेशा रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस। इस थ्योरी के क्या एडवांटेजेस हैं, दिस थ्योरी
इज मोर ऑन मोटर लर्निंग, ये मोटर लर्निंग पे है, बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं हम तो हमारी मोटर स्किल्स इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या है मोटर लर्निंग पे ज़्यादा फोकस्ड है और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग पे कम। सेकंड क्या है, ये बेस्ड किस पे है, रेपिटेशन पे। अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे, बार रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी एक लॉ बेस्ड ये लर्निंग हो सकती है। थर्ड है मोटिवेशन, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस में, और इफेक्टिव लर्निंग के लिए अच्छी मतलब कि इम्पैक्ट डाले कि लर्न अगर हमने कुछ किया है तो हमें समझ भी आया कुछ। आइडिया ऑफ हैबिट फॉर्मेशन एज अ गुड हैबिट्स आर डेवलप्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर की वजह से हमारे अंदर गुड हैबिट्स बन जाती हैं। मतलब अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होंगी, हमारे अंदर गुड हैबिट्स बढ़ेंगी कि हमें लर्न करना है, हमें अच्छे से समझना है। तो इससे क्या हो रही है, हैबिट फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देयर इज लेस ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग विदाउट इनसाइड लर्निंग इज मीनिंगलेस फॉर नॉट हेल्पफुल फॉर ब्राइट स्टूडेंट। अगर एक ब्राइट स्टूडेंट है, उसे पता है टीचर ने समझाया, स्टूडेंट ने उसी टाइम लर्न कर लिया, उससे एरर ही नहीं हुआ, तो इस थ्योरी का उस पर अप्लाई हम नहीं कर सकते। रैंडम अटेम्प्ट्स जो है वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी भी है, बिल्कुल है। अगर हम जैसे वो कैट पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, हम बार बार एक ही चीज़ करते रहे। अगर एक टीचर है, वो आपको एक क्वेश्चन कराती है और आपको कहती है इसे सॉल्व करो, अगले दिन फिर आएगी, फिर को वही क्वेश्चन सॉल्व करो, अगले दिन फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप क्या होगे, बोर हो जाओगे। तो ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी भी है। तो कहीं कहीं जगह पे ये लॉ सक्सेसफुल भी है और किसी जगह लॉ का डिसएडवांटेज भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप ये डायरेक्ट 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये देखो पूरे 16 मार्क्स से आपके कवर अप करेंगे ये 8 पेजेस। थैंक यू सो मच। सो कीप लर्निंग। बाय।